कांग्रेस ने बड़ी लंबी गारंटी दी है। आपको लगता है पहले तो अंदर गारंटी में जाने से पहले इस गारंटी शब्द को ही क्या वो मोदी की गारंटी के लिए वापस अपने घोषणा पत्र में गारंटी जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गारंटी शब्द की बात है तो मुझे ध्यान है धीरेन जी, कर्नाटका चुनाव में ये शब्द सबसे पहले राजनीतिक तौर पर चर्चा में आया था और कांग्रेस ने वो दिया था। हालांकि गारंटी एक ऐसा शब्द है जो किसी चीज़ के होने की आपको एक भरोसा दिलाता है कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ तो ये होगा, तो वो एक गारंटी है। तो इसमें जो क्रेडिबिलिटी है या जो कन्विक्शन है, एक जो आपकी बातों में कन्विक्शन है, वो ज़रूर होना चाहिए। इसलिए जब आज मोदी जब ये बोलते हैं तो ज़्यादा जो कन्विक्शन नज़र आता है। अब मैं आज कांग्रेस की जो गारंटी है, घोषणा पत्र है जिसको उन्होंने न्याय पत्र नाम दिया है और उसमें 5 न्याय 25 गारंटी दी हैं, तो उसमें भी गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो मैं इन गारंटी के बारे में तो थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पर एक कहीं मैंने चर्चा पढ़ी है जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये और इसलिए मैंने वो रेफरेंस दिया था कि गारंटी शब्द ऐसा है कि आपके बोलने में वो कन्विक्शन होना चाहिए, वो आप जो है कन्विंस कर पा रहे हैं सामने वाले को कि आप जो बोल रहे हैं वो हो जाएगा, तो वो गारंटी मानी जाएगी। जब तक सामने वाला आदमी आपसे सहमत ना हो, आपके बात पर भरोसा करने के लिए मजबूर ना हो, तब तक वो गारंटी नहीं लगती है। तो सोशल मीडिया पे मैं कहीं पढ़ रहा था कि कांग्रेस तो अपने नेताओं की गारंटी नहीं ले पा रही है कि कौन आज है उसकी पार्टी में और कौन कल जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाएगा। हाँ, खैर ये तो एक लाइटर नोट पर मैंने एक बात की थी। लेकिन हाँ, आज जब कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी जो घोषणाएं हम सुन रहे थे, तो वो कहीं कन्विंसिंग नहीं लग रही थी, क्योंकि उसमें कोई एक बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है। जो महीनों से विधानसभा चुनाव में और तमाम जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें जो सुनते हुए आ रहे थे, वही उसके हाइलाइट्स थे। तो कहीं कोई बहुत ज़्यादा मुझे उसमें वो दिखाई नहीं दिया है। जिस पर सबसे ज़्यादा जोर विधानसभा चुनाव में था कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, इस तरह की जो लुभावनी स्कीम्स थी जिन पर आपने राजस्थान में बैंक किया, राजस्थान में आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, छत्तीसगढ़ में जहां आपकी सरकार थी वहां पर आपने लागू की, मध्य प्रदेश में आपने वादा किया था, कमलनाथ चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आएंगे और पूरे देश में एक माहौल बनाया था। हिमाचल में आप जीते थे तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, तो वो कहीं इसमें नजर नहीं आया है। हाँ, एक जो जातिगत जनगणना वाला है वो जरूर इसमें उन्होंने बहुत प्रमुखता से हाईलाइट किया है कि हम सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस जो है उस पर फोकस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते आए हैं। लेकिन पिछले जो परिणाम हैं, जो विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं, उसमें बहुत आशान्वित करने वाले नहीं हैं और उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी इस गारंटी को जनता सुन भी रही है कि नहीं। इतने समय से कांग्रेस को कवर कर रहे हो, क्या लगता है आज कांग्रेस के उन शब्दों में कांग्रेस के खुद को भरोसा नहीं हो रहा था क्या? लगातार पहले पी चिदम्बरम बोले, उसके बाद फिर पार्टी अध्यक्ष भी बोले, उसके बाद अलग अलग सवाल जवाब भी हुए, लेकिन जिस तरह की गारंटी की बात की जा रही थी, क्या ये वोटों को लाने की गारंटी है या जो रही सही वोट है उनको बनाए रखने के लिए कुछ कोशिश लगती है क्या? देखिए धीरेन जी, बड़ा महत्वपूर्ण आपने ये सवाल कर दिया है कि आखिर होगा क्या। देखिए क्या है कि कोई भी सियासी दल अपना घोषणा पत्र जब जारी करती है तो उसके पीछे उसकी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता उसके लोक लुभावन वादों को माने और उसी के मद्देनज़र उसे अपना मत भी दें।
कोशिश यही थी आज कांग्रेस पार्टी की। और देखिए 5 न्याय और 25 गारंटियों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो को लेकर एक बड़ा आयोजन किया, कांग्रेस हेडक्वार्टर के ठीक हमारे पीछे जो इलाका है आपको बता दें कि वहीं पर मैनिफेस्टो को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। और इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन वो मौजूद थे, प्रियंका गांधी भी आई थी, लेकिन वो मंच के नीचे बैठी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस घोषणा पत्र में नयापन क्यों नहीं था? नयापन इसलिए नहीं था क्योंकि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुंबई तक कर रहे थे तो उस दौरान वो लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे थे, किसानों से मुलाकात कर रहे थे, युवाओं से बात कर रहे थे, महिलाओं से जो है संवाद स्थापित कर रहे थे, मजदूरों से बात कर रहे थे। और जब वहाँ से वो बात कर रहे थे, एनजीओ के साथ उनकी बातचीत हो रही थी, तो जब वो बात कर रहे थे तो वहाँ से इनपुट ले रहे थे। और जो इनपुट उनको मिल रहा था उसी को कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने कि उसी को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। इसके अलावा सभी राज्यों के कमिटियों को, ब्लॉक लेवल तक के नेताओं को ये कहा गया था कि आप इनपुट भेजिए, सुझाव भेजिए। फिर उन सुझावों को चलनी से हम कह सकते हैं कि छाना गया है और उसके बाद इसको जो है प्रारूप के रूप में बनाया गया है। जो 25 गारंटियां हैं उसमें देखिए जो प्रमुख जिस तरीके से लगातार आनंद शर्मा की बात कर, आनंद शर्मा आज यहाँ पे पहुंचे हुए थे जिन्होंने कहा था। एक बात माफ कीजिएगा, आपका प्रवाह तोड़ रहा था, ये जो बार बार वो अपने मैनिफेस्टो को देख क्यों रहे थे? बार बार वो आगे पीछे करके, जैसे अभी देख रहे हो उसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे भी देख रहे थे, जो यहाँ वीडियो में भी दिख रहा। ऐसा क्यों लग रहा था कि राहुल खुद अपने घोषणा पत्र को उस तरह देख रहे थे? देखिए जब भी कोई, आप भी धीरेन्द्र जी कोई नई किताब लेते हैं तो बार बार उसको देखने की कोशिश करते हैं, है ना, जब उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो नई किताब थी, नई उनकी घोषणाएं थी, भले ही देखिए फ्रेम शायद चला गया, मुझे लगता है कि मैं वीरेंद्र जी के पास जा रहा हूँ, फ्रेम चला गया हमारे सहयोगी मोहित का। तो नई किताब की तरह थे वीरेंद्र जी। आपको मैं वीरेंद्र जी से अभी जाऊंगा उनके पास, लेकिन ये वो विजुअल है जो मैं बार बार देख रहा था कि किस तरह देख रहे थे किताब। और शायद मोहित को, जैसे ही मोहित संपर्क में आए तो उनसे फिर बात करते हैं। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको ये बताना चाहता हूँ कपिल, कि जो 19वां बिंदु है उसमें, ये मैं आज का नहीं पढ़ रहा हूँ, ये वो है जो मैनिफेस्टो जिसको खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले चुनाव के लिए कांग्रेस का तैयार किया था। शुरुआत उन्होंने गांधी से की थी, 30 बिंदुओं का था। आज 25 गारंटी प्लस 5 न्याय पत्र, न्याय मैं मिला के 30 कह देता हूं, लेकिन इसमें बिंदु 30 थे, यानी आज से 75 साल पहले हम लोग चलते हैं। तो मैं 19वें बिंदु की तरफ जाता हूं। उन्होंने कहा है भर्तियों की बात है, और उसमें कहा यानी जो अपॉइंटमेंट होने हैं, जो सिलेक्शंस होने हैं, उस प्रोसेस में उनका कहना यह था कि भर्तियों में उच्चतम नैतिकता बरती जानी चाहिए। यानी ये आपको इस देश की, इस सत्तारूढ़ पार्टी के पहले घोषणा पत्र का मैं आपको बिंदु पढ़ रहा हूं, जिसमें वो कह रही है उच्चतम नैतिकता बरती जानी चाहिए। और आज के घोषणा पत्र में भी कहा है कि भाई जो है चुनावी भर्तियां जो है, पूरी वो भर्तियां जो भी होंगी, नौकरियां, उनके लीक पर रोक लगाई जाएगी। इसके बाद 20वां बिंदु भी भ्रष्टाचार, जिसको लेके आज सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है। ये पहले इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जनता के लिए भी, और शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा भी है। एक और बहुत बड़ा उन्होंने जो कहा, मैं फिर उसको करता हूं। 23वां बिंदु उन्होंने कहा SC ST और पिछड़ा वर्ग के उत्थान की बात की है। क्या अगर मैं आपको ये न बताता कि ये 1951 का 52 का चुनाव के वक्त किया गया घोषणा पत्र है, तो क्या आप इसको मौजूदा घोषणा पत्र से अलग करके देख पाते कपिल जी? बिल्कुल नहीं देख पाते। और यही विडंबना है धीरेन्द्र जी, हमारे जो राजनीतिक सिस्टम हैं या जो चुनाव में जो सिस्टम अपनाया जाता है कि घोषणा पत्र में आप जनता को बेवकूफ़ समझते हैं या फिर जनता को ऐसा समझते हैं कि वो आपकी बातों में आ जाएगी, उस तरह से ट्रीट किया जाता रहा है। उसको कभी घोषणा पत्र, कभी संकल्प पत्र, कभी वचन पत्र, कभी दृष्टि पत्र, कभी गारंटी पत्र, ये तमाम नाम दिए जाते हैं। लेकिन
घोषणा पत्र जो चुनाव का एक जो संविधान है या फिर एक चुनाव सिस्टम है उसका सबसे पवित्र दस्तावेज होना चाहिए, लेकिन सबसे नेग्लेक्टेड जो दस्तावेज है वो यही रहता है। और उसमें जो हमेशा पार्टियों की कोशिश रही है कि वो लोक लुभावन वादे करके जनता के बीच में उनको चुनाव के टाइम पर अपनी तरफ खींचने की या अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर लें, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी कभी किसी पार्टी की नहीं रही है कि वो अपने घोषणा पत्र पर वो साल में 2 साल बाद 3 साल बाद ये कहे कि हाँ मैंने ये गारंटी दी थी और उसको इस तरह से हमने पूरा किया है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से, अपनी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल करती रही हैं। और चुनावी जो घोषणा पत्र हैं वो जिस तरह से आपने ये एग्जाम्पल दिया, आपने बहुत रिसर्च इस पर की कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का घोषणा पत्र जो जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब का दिया है और अब का दिया है, उसको कंपेयर किया है। ये कमोवेश हर जगह वही स्थिति है और ये हमको ये बताता है कि जनता हमारे देश में वोटर कितना भोला है। और 5 साल में जब नेता उसके पास आते हैं, आप एक दिन बात ही कर रहे थे कि आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, राजन की जो कविता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो कवि जो कल्पना करता है वो समाज से ही लेता है और आपने ये कंपैरिजन करके उस बात को एस्टेब्लिश किया है कि देखिए कितना भोला, कितना, मैं जनता के लिए उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे मुंह से निकल गया एक बार बेवकूफ, लेकिन दरअसल जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो यही समझती हैं। आप रैलियों में तमाम वादे किए जाते हैं और उससे साफ कैसे मुकरा जाता है। ये आप आजकल तो वीडियो का दौर है, इंटरनेट का दौर है कि आपने 5 साल पहले क्या कहा। हाँ, इसलिए वो अकाउंटेबिलिटी है। अपनी फेस सेविंग के लिए थोड़े बहुत कुछ वादे जो हैं वो कुछ घोषणा पत्र में ऐसे डाले जाते हैं जो सरकारों का काम होना ही चाहिए। अब रोजगार देना सरकार का काम है, ये उसके घोषणा पत्र का बिंदु का विषय नहीं है। ये सरकार जो भी होगी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है बेरोजगारी को मिटाएंगे, हम जो सरकार में रिक्त पद हैं। अब देखिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या लिखा है कि 30 लाख जो रिक्त पद हैं हम उनको भरेंगे। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो रिक्त पद क्यों हैं, ये आपका फेल्योर है, भले ही वो कोई सी भी सरकार हो। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं। इसमें एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए ये बात तो सही है कि मैं जब से पढ़ता हूं तब से पढ़ता चला आ रहा हूं अखबारों में कि 13,000 या 17,000 या 20,000 अफसरों की कमी है, किसमें डिफेंस फोर्सेस में, फला में इतनी कमी है, मतलब रिक्त पद है वो भरे ही नहीं गए, अभी तक नहीं भरे गए। उस दौरान बहुत सारी सरकारें आके चली गई। अगर हम लोग इसके मुकाबले एक संकल्प पत्र की बात करते हैं जो मोदी जो अपने डायस पर जाकर कह रहे हैं, तो बीजेपी के अगर हम लोग 3 बड़ी चीजें देखने की कोशिश करें, 370, राम मंदिर और जो समान सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड जो उसको जिसके लिए कहा जाता था। मेरे विचार से आपको आवाज आ रही है मोहित? तो मैं मोहित से एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद फिर आपके पास जी आ रही है बिल्कुल, क्योंकि मोहित का अधूरा रह गया था वो वाक्य। मोहित, मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां एक तरफ मोदी अपने आप को गारंटी के रूप में पेश कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं मोदी की गारंटी, इसको पार्टी ने, कांग्रेस ने अपनी राहुल की गारंटी नहीं कहा है, पार्टी की गारंटी कहा है, क्या वजह है? देखिए यही तो लड़ाई है धीरेन्द्र जी कि वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं और यहाँ से पूरी विपक्ष और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पे मोदी की गारंटी है, यहाँ पे राहुल गांधी की गारंटी नहीं है, यहाँ कांग्रेस की गारंटी है। देखिए वहाँ पे एक चेहरा है, यहाँ पे तमाम चेहरे हैं और सभी तमाम चेहरे मिलकर जो है एक चेहरे से लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अभी कपिल जी कह रहे थे कि जो गारंटी जो शब्द है, जो भरोसा जो शब्द है वो निकला कहाँ थे साहब, वो निकला था कर्नाटक से, और कर्नाटक से निकलकर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसे मध्य प्रदेश में अपना लिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे जो है छत्तीसगढ़ में अपना लिया और वहाँ पे हमने पूरा चुनाव कवर किया था। वहाँ पे सीधे तौर पर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं लिखी गई थी, वहाँ पे लिखा गया था कि मोदी की गारंटी, आप सरकार चुनिए तो मोदी की गारंटी के माध्यम से किसानों की आय को जो है
बढ़ा दिया जाएगा, धान की खरीदी ज़्यादा की जाएगी। तो मोदी की गारंटी वहाँ भी कही गई थी और वहाँ पे सफलता मिली थी। तो अब निश्चित तौर पे देखिए उसका प्रयोग जो है कई राज्यों में कर लिया गया है और उसी प्रयोग को जो है लोकसभा चुनाव में दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है। तो आज ये सवाल हमने तमाम बड़े नेताओं से पूछा और बताया और राहुल गांधी ने भी इसका जवाब दिया कि भाई मोदी की गारंटी क्या है और आपका न्याय पत्र क्या है। तो उनका ये कहना था कि मोदी ने गारंटी दी थी कि 2 करोड़ रोजगार जो है हम देंगे, लेकिन वो सालाना 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाई। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे वहाँ, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने जुमला कह दिया। तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गारंटी को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया है कि देखिए मोदी की गारंटी ही उसको जीत दिलाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए धीरेन्द्र जी, ये लगातार उठ रहा है और नेताओं से भी ये पूछा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है। तो इतनी बड़ी गारंटी और जो है ये मैनिफेस्टो जनता तक कैसे पहुंचेगा, ब्लॉक लेवल तक कैसे पहुंचेगा, तो ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसका भी जवाब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देती हुई नजर आती है और कहती है कि हम हर राज्य में जाएंगे, राज्य की राजधानियों में जाएंगे, वहां पे बड़े नेताओं को लेकर जाएंगे और रैली के माध्यम से जनता से संबंध स्थापित करेंगे। और इसी के मद्देनजर आपको बता दूं कि कल जयपुर और हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रैली घोषणा पत्र को लेकर करने जा रही है, जहां पे सोनिया गांधी, जयपुर में सोनिया गांधी होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, जो 5 गारंटियों 5 न्याय या 25 गारंटियों की बात करते हुए नजर आएंगे। मैं वीरेंद्र भट्ट जी के पास जाऊंगा। वीरेंद्र जी आ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत ही मोदी की गारंटी और अब तो कांग्रेस भी गारंटी लेके आ गई है। और मैंने आपके पीछे जब थे तो मैंने बताया कि जो पहला घोषणा पत्र जिसको नेहरू जी ने तैयार किया था, अगर उस घोषणा पत्र को मैं बिना संदर्भ के पढ़ दूं तो कुछ ऐसा ही होगा। जातिगत जो ओबीसी, एससी, एसटी, उनके आर्थिक उत्थान की बातें होंगी, महिलाओं के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति सुधारने की बात है। ये तमाम चीजें पहले घोषणा पत्र से 75वां जब हम लोग मतलब अब जो चुनाव की प्रक्रिया में हैं उस पर भी यही हो रहा है। तो आप इस गारंटी को आज कैसे देखते हैं? और एक चूंकि आप अभी जुड़ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर हो कि दोनों मोदी की गारंटी और इस दोनों गारंटी के बीच में पैरेलल वो भी जवाब दे दें, पहले इसको लेके और फिर मोदी की गारंटी। कांग्रेस में इस स्तर का राजनीतिक दिवालियापन होगा, मैं देख के हैरान हूं। ये कांग्रेस को अपना पिछले 3 दशक का इतिहास याद नहीं है। 91 तक आते आते आपको याद होगा 85 से 89 के बीच में राजीव गांधी यही सब काम करके गए थे और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चलते देश की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गई थी, खोखली हो गई थी। 40 टन सोना आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा था और जुलाई 1991 में इकोनॉमी रिफॉर्म की शुरुआत नरसिम्हा राव ने शुरू की थी और उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। 91 से लेकर के 2023-24 तक भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार करीब 14-15 गुना भारत अर्थव्यवस्था बढ़ी है और आज भारत अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पर है। और आज से 12 साल पहले पी चिदम्बरम ने लोकसभा में बजट पेश करने के पहले आर्थिक सर्वे पेश करते हुए कहा था कि 2045 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे होगी। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये 23-24 में ही ये अर्थव्यवस्था भारत की 11वें नंबर पे आ गई है और अगले 5 साल में 3रे नंबर पे आ जाएगी। ये जो इन्होंने आज जो नुस्खा पेश किया है अर्थव्यवस्था का, ये कांग्रेस के दिवालियेपन को दिखाता है। और मुझे हैरानी है कि जब ये मैनिफेस्टो जारी हो रहा था तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बगल में खड़े हुए थे। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की लेकिन ये नहीं बताया कि इसका पैसा कहां से आएगा। और कांग्रेस के लोग गारंटी की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप गारंटी दे रहे हो, नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। पिछले 7 सालों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देश भर के 80 करोड़ लोगों को 25 लाख करोड़ रुपए जा चुका है। और 1 अप्रैल 2020 से लेकर के इस साल के 24-31 मार्च तक 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फूड ग्रेन यानी गेहूं और चावल बढ़ चुका है। इसके अलावा आवास, बिजली, पानी, टॉयलेट और एलपीजी गैस सिलेंडर
आयुष्मान भारत आदि की सुविधा देश के लोगों को मिल रही है, और केवल इसी साल जो है करीब 50,000 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत में हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम दिया जा चुका है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो तीन चीजें होती हैं, दावा, वादा और इरादा। दावा करती है रूलिंग पार्टी, वादा करती है विपक्षी पार्टी, और इरादा होता है वोटर का। ये पहला चुनाव में देख रहा हूं जहां तीनों स्लॉट में बीजेपी बैठी हुई है। दावा भी उसी का है, वादा भी उसी का है और इरादा भी उसी का है कि अब की बार 400 पार। तो कांग्रेस के कौन रणनीतिकार हैं, कौन उनके थिंकर हैं, अब वो कह रहे हैं कि साहब हम जो है एमएसपी गारंटी लाएंगे। उनको ये भी पता नहीं है कि एमएसपी गारंटी तो ऑलरेडी है। भारत सरकार हर साल लगभग जो है 4 लाख करोड़ रुपए का गेहूं और धान किसानों से सीधे खरीदती है, और ये गेहूं और धान किसान एमएसपी से के तहत खरीदना इसलिए आवश्यक है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय पास हुआ था, उसमें भारत सरकार लीगली बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है हर नागरिक को जो गरीबी की रेखा के नीचे या उससे ऊपर है उसको गेहूं और चावल उपलब्ध कराने को। और आज गेहूं चावल भले फ्री मिल रहा हो, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई एडिशनल खर्चा नहीं आ रहा है। तो ये भी बात नहीं मालूम है राहुल गांधी को कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भारत सरकार कानूनी तौर पे बाध्य है गेहूं चावल देने को, और जब सरकार बाध्य है तो गेहूं चावल लाएगी कहां से? किसानों से ही खरीदेगी, और किसानों से खरीदेगी तो एमएसपी के माध्यम से ही खरीदेगी। और जीएसटी के बारे में जो दावा और भी हास्यास्पद है, जीएसटी का बिल पहली बार लोकसभा में पी चिदम्बरम ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद ये बिल संसदीय समिति को भेज दिया गया था। 12 साल ये बिल वहां पड़ा रहा, और जब संसदीय समिति में इसके ऊपर आम राय बन गई, तब 2017 में मार्च में ये बिल लोकसभा विधान और राज्यसभा से पास हो गया, और 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। और संसद की संसदीय समिति में, लोकसभा में और राज्यसभा में तीनों जगह कांग्रेस का समर्थन इस बिल को था। जब बिल पास हो गया तो राहुल गांधी बोले ये तो जो है गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है, फिर बोले ये तो गुंडा सर्विस टैक्स है, अजी फिर गवर्निंग है। तो कांग्रेस को अभी रिसेंट हिस्ट्री भी याद नहीं है, और केवल इन्होंने गारंटी कहा है, और ये नहीं बताया कि इस पे जो एडिशनल एक्सपेंडिचर आएगा उसके साधन कहाँ हैं, उसके लिए पैसा आप कहाँ से लाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में तो जो है ये आपका 23-24 का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 20 लाख करोड़ के पार जा चुका है। तो और जो इसमें वादा था कि एनुअल टैक्स हाई जो ग्रोथ होगा वो 14% होगा, अगर नहीं होगा तो केंद्र सरकार राज्यों को कंपनसेट करेगी। तो कोरोना काल में टैक्स ग्रोथ रुक गया, केंद्र सरकार ने कंपनसेट किया। तो कोई आर्थिक रणनीति इसमें है नहीं, और इनको लगता है कि ये कोई जादू का पिटारा जनता के सामने रख देंगे और जनता जो है इनके पीछे दौड़ पड़ेगी। आपको याद होगा 2019 में अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में के इलेक्शन मीटिंग में दिया न्यूनतम आय योजना न्याय। अब उन्होंने न्यूनतम आय योजना का नाम ना दे करके उसको गारंटी कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, कांग्रेस ने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और हिमाचल में चारों जगह पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया था। ये कहीं नहीं कर पाए, तो अब इन्होंने जो है इस मैनिफेस्टो में ओपीएस का नाम ही नहीं लिया। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। और कांग्रेस ने सर्वाधिक शोर मचाया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, जबकि 2013 में नई पेंशन स्कीम को लागू करने का पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मनमोहन सिंह के समय पास हुआ था, और तब प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। केवल 2 राज्यों ने न्यू पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया था, एक पश्चिम बंगाल और एक त्रिपुरा। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद न्यू पेंशन लागू हुई है, और बंगाल में आज भी नहीं हुई है। तो ये कांग्रेस को जो है अपना इतना हाल का इतिहास नहीं पता है, और ये कैसे जो है
जनता जनार्दन को ये अपनी बात समझा पाएंगे, ये मेरी समझ के बाहर है। और जो ये गारंटी बता रहे हैं वो तो मोदी सरकार ऑलरेडी दे चुकी है, इसमें नया क्या है? तो आपको लगता है कि मोदी जिस तरह से गारंटी और मोदी की गारंटी के इर्द गिर्द नैरेटिव गढ़ रहे थे, उसको काटने के लिए उनके किसी समझदार सलाहकार ने ये राय दी है कि आप इसको गारंटी में बना दीजिए और लोग यकीन कर लेंगे कि 1 लाख रुपया एक घर की बुजुर्ग महिला, गरीब परिवारों की महिला को महालक्ष्मी योजना के तहत हर साल 1 लाख रुपया देंगे। इतना बड़ा मेजर उसका, आपको लगता है इतना ज्यादा फाइनेंशियल अभी? मोदी सरकार 2015 से यूनिवर्सल बेसिक इनकम की स्कीम काम कर रही है और अब देखिएगा तीसरे कार्यकाल में मेरा ख्याल है पहले ही बजट में इसकी घोषणा हो जाएगी कि जो मैंने अभी स्कीम आपको गिनाई, एलपीजी या बिजली या पानी या आवास, ये वन टाइम स्कीम थी। अब सरकार सारी सब्सिडीज को रोल इनटू वन करके 5,000 से 7,000 या 8,000 रुपया महीना जो लाभार्थियों को देने की योजना है। और सबसे हैरत की बात यह है कि यदि सरकार ये सारी योजनाओं को बंद करके नगद पैसा जनता के हाथ में दे दे तो सरकार का जो एनुअल सब्सिडी बिल है वो 15 से 20% कम हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है, जो गेहूं आप देते हैं, जो चावल आप देते हैं, उसकी किसान से खरीद करके एफसीआई गोदाम तक लाने की और लखनऊ में पीडीएस शॉप तक पहुंचाने की कॉस्ट आती है 54-55 रुपए किलो आती है, जिसको आप 3 रुपए देते थे और आजकल फ्री दे रहे हैं। तो ये कॉस्ट जो है आप ट्रांसपोर्टर को, ठेकेदारों को, व्यापारियों को, पीडीएस दुकानदारों को देने के बजाय अगर जनता को सीधे दे देंगे तो आपका खर्चा बचेगा और जनता को लाभ अधिक होगा। तो ये जो मैनिफेस्टो लागू किया, जो आज अनाउंस किया गया है, इसमें साफ दिख रहा है कि बहुत जल्दबाजी में और राहुल गांधी की जो विम ऑफ फैंसी है कि उनको लगता है कि फ्री का एक जो है मतलब जो है एक टुकड़ा उछाल दो और जनता जो है लपक पड़ेगी। तो ऐसा होने वाला नहीं है। पिछले 8 सालों में और विशेषकर कोरोना काल के बाद केंद्र सरकार ने और यूपी की राज्य सरकार ने जनता को तक वास्तविक लाभ पहुंचा के दिखाया है। और यूपी के चुनाव में 2022 में विधानसभा चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में एक बात जो कोई पार्टी नहीं कह रही है कि इन कल्याणकारी योजनाओं ने जाति को वर्ग में बदल दिया है। समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को जो जाति का झंडा पकड़ा के राजनीति करते थे, अब इनको जो है जाति के आधार पर वो फ्रेंजी या वो जुनून पैदा करने में बहुत बड़ी बाधा आ गई है। जो जैसा आपने देखा होगा पीएम लगातार कह रहे हैं लखपति दीदी, तो पीएम ने और एक बात और कही है कि भारत में केवल 4 जातियां हैं, महिला है, युवा है, किसान है, गरीब है। तो ये जो उन्होंने नया वर्ग पैदा कर दिया है, ये केवल इन्हीं कल्याणकारी योजनाओं का ही परिणाम है। और ये पिछले 3 साल से हम सुन रहे हैं कि भारत की राजनीति में एक नया लाभार्थी वर्ग पैदा हो गया है। और जो बात किसी आप अर्थशास्त्री से पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार ने इतना बड़ा खर्चा किया बिना एडिशनल बोरोइंग के, बिना अधिक कर्जा लिए, बिना अपना बजट घाटा बढ़ाए। यदि सरकार कर्जा लेकर के अगर बजट घाटा बढ़ा करके इन योजनाओं को करती तो बाजार में महंगाई थी लेकिन इसका कोई इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं हुआ। और अभी भी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट भारत सरकार का है वो अभी भी 5-5.5% है, लेकिन वो कोरोना काल की वजह से जो एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ और रेवेन्यू में कमी आई, 2020-21 में तो जीडीपी ग्रोथ वाज इन नेगेटिव बिकॉज ऑफ कोरोना एंड लॉकडाउन। तो राहुल गांधी ने या पी चिदम्बरम ने जो इसकी मैथमेटिक्स को वर्कआउट किया है क्या कि ये कैसे करेंगे, ये जो उन्होंने बड़े वादे किए हैं, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, पैसा। अब इस पर बात होने लगी है कि ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आप उठा के फेंक दें बाद में। इस पर अब बात हुई, हालांकि कई बार कोर्ट में लोग गए कि इसको बाध्यकारी कहा जाए जो लोग उसके लिए, लेकिन उसने भी कहा है, एक दो उसमें ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की रही है कि भाई जो इकोनॉमिक्स है, आप कहां से, जो अभी फ्रीबीज पे चल रही थी कपिल सुप्रीम कोर्ट में बहस, उसमें भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है राज्य सरकारों को। जी तो मैं इस बारे में आपसे कपिल समझना चाह रहा हूं कि क्या मोदी जिस तरह से
इस समय अपनी गारंटी और तमाम चीजें कर रहे हैं, और कम से कम जितना हमने वीरेंद्र जी ने भी पूरा डिटेल से समझाया कि जिस तरह से लाभार्थियों का ग्रुप खड़ा कर दिया, जातीय आधार की राजनीति को दूसरी शेप में ले गए। गारंटी भी उन्होंने कहा जब सबकी उम्मीद खत्म हो जाती है, सब गारंटियों की उम्मीद खत्म होती है, तब गारंटी मोदी की शुरू होती है। तो आपको लगता है कि मोदी इस नैरेटिव को करने में कामयाब रहे हैं लोगों तक? और अब ये जो इस तरह का मैनिफेस्टो है, मुझे आपको लगता है राहुल गांधी कई चीजों में अपनी सरकारों के खिलाफ, पहले के कामों के खिलाफ दिखते हैं इसमें, चाहे वो ओपन जो इकोनॉमी की बात है उससे दूर हटते दिखते हैं, या फिर इस तरह की चीजें जो दिख रही हैं जो इकोनॉमिक इस देश की स्ट्रेंथ को ज्यादा तरीके से मतलब झेलने की स्थिति में नहीं है, वो भी वादे उन्होंने उसमें कर दिए। देखिए धीरज जी, जब आप सत्ता में रहते हैं और फिर आप विपक्ष में आते हैं तो वो कंट्रडिक्शन तो होता है, और ये दिखता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज है। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व की है कि ये जो 25 गारंटी और 5 न्याय जो घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, अगर ये आज से 10 साल 15 साल पहले होता तो उस पर उतनी हम क्रिटिकल होकर के चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो एक ढर्रा बना हुआ है कि एक पीस ऑफ पेपर है, जो आपने भी कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस दौर में प्रधानमंत्री हैं और जिस तरह से उनके काम करने का अंदाज है, उसमें हमने ये देखा है कि ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं रह सकता है या कोई घोषणा पत्र नहीं रह सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस चीज़ को, जो घोषणा पत्र है, जिसको वो कहते हैं कि लोग घोषणा पत्र तो सिर्फ घोषणाओं की करते हैं, हम संकल्प पत्र देते हैं, आज भी उन्होंने चूरू की रैली में कहा है जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया उसके बाद, तो वो एक गारंटी को या घोषणा पत्र को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके हैं। और चूंकि अब वीडियो का ज़माना है, एविडेंस का ज़माना है, इंटरनेट पर आपकी सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जनता के सामने, दोनों जो पेपर हैं, जो पिछले चुनाव में आपने कहा था और जीतने के बाद क्या कहा था, वो जनता की स्क्रूटनी में होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से और बहुत ही प्रिसाइजली आपको ये सारी चीज़ें तय करनी होती हैं। लेकिन लगता है कि कांग्रेस अभी भी अपने उसी पुराने ढर्रे में है, जो 25 गारंटियां उसने दी हैं उनको वो और बेहतर तरीके से पेश कर सकती थी। मैं पेश करने की बात कर रहा हूं, ये उनका मसला है, उन्होंने अपनी घोषणा पत्र समिति की बैठक की होगी और उसमें जो ये बिंदु तय किए हैं, लेकिन ये एक प्रेजेंटेशन इस तरह का वो रहा है। मोहित कह रहे थे कि उसमें हाँ वाकई ये बात सही है कि कोई नयापन नहीं है। आपने भी कहा कि नेहरू और खड़गे दोनों के जो घोषणा पत्र है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर डेट उसकी ना देखी जाए तो कुछ कुछ बिंदु सेम ही होंगे, क्योंकि एक पुराना ढर्रा घोषणा पत्र का चला आ रहा था। कांग्रेस उससे शायद इस बार भी बाहर नहीं निकल पाई है, जबकि नरेंद्र मोदी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र और गारंटी से एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके हैं। आपने जिक्र किया था धारा 370 का, राम मंदिर का, यूसीसी का, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो पिछले 10 साल में बीजेपी जो अपने घोषणा पत्र में, जिसको कहा जाता था कि वो घोषणा पत्र में रखने के लिए ही होती हैं, वो सारी चीज़ें इस बार हो गई हैं। तो नरेंद्र मोदी के पास वो कन्विक्शन है लोगों के पास गारंटी बताने का, तो इसकी काट जो है वो कांग्रेस को ढूंढनी चाहिए थी, क्योंकि आपको जनता के बीच में अपना एक नैरेटिव भी बनाना है, अपना जो मैसेज है वही आप कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जनता को अपनी गारंटीज का जो भरोसा है, जो आप वादे कर रहे हैं, उनको गारंटी में बदलने का एक जो भरोसा है वो जनता के बीच में कैसे पैदा कर पाएंगे, ये मुझे एक चीज इसमें नजर आ रही है। यहाँ मैं एक बात बताइए मोहित, आज जब ये गारंटी पेपर हुआ और उसके बाद जब आप चाय पी रहे थे सब तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ, बड़े लोगों के साथ इनके, तो वो कितने खुश नजर आ रहे थे? उनको क्या लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार चीज दे दी है और जनता उनके इस पूरे उसको बहुत गौर से सुन रही है, ऐसा लग रहा था उनको? क्या लग रहा था मतलब? या वो लीडर भी खुद अपनी बातों से मुतमईन नहीं थे जो उन्होंने कहा? देखिए ये बिल्कुल आपने तो बहुत जो है दिलचस्प सवाल कर दिया है
कि भाई घोषणा पत्र के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं में उत्साह था, क्या उत्साह से लबरेज थे वो। तो देखिए कि एक व्यक्ति आनंद शर्मा जो जहां घोषणा पत्र जारी हो रहा था उसके ठीक नीचे जो बैठे हुए थे प्रियंका गांधी, उनके दो कुर्सी छोड़कर बगल में बैठी हुई थी और जहां पर उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी की विरासत का अनादर कर रही है मौजूदा वक्त की कांग्रेस। तो देखिए ये कांग्रेस के भीतर का एक लोकतंत्र है कि जिस पार्टी ने घोषणा पत्र के एक बिंदु का विरोध किया था वो भी इस मैनिफेस्टो के कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो देखिए मिली जुली राय थी, तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उत्साह में थे कहीं ना कहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके भीतर एक चिंता ये ज़रूर थी कि हम इस घोषणा पत्र को किस तरीके से जनता के बीच लेकर जाएंगे। क्योंकि देखिए मीडिया का साधन है, संसाधन है, लगातार कांग्रेस पार्टी ये मौजूदा वक्त में आरोप लगाती रही है कि उसके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, वो विज्ञापन सही रूप से सही ढंग से नहीं दे पा रही है, जो विज्ञापन का स्लॉट उसे बुक करना था वो बुक नहीं कर पाई है अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये पैसे का रोना लगातार कांग्रेस पार्टी तो रो ही रही है और कह रही है कि पैसा उस रूप में नहीं है कि हम पर्याप्त रूप से जो है प्रचार प्रसार, मैनिफेस्टो की बात हो या कैंपेन की बात हो हम कर पाएँ। हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तो प्रचार में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि नेताओं को जिला स्तर तक भेजा जाए, बड़े नेताओं को ब्लॉक स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जाए। लेकिन ये भी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि 1-2 महीने के भीतर भी चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और जब तक आप कैंपेन को धार देंगे तब तक तो चुनावी खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कैंपेन को लेकर कहीं ना कहीं देरी हुई है। क्योंकि आपको याद होगा कि देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे मोदी की गारंटी की बात हो रही थी। कहने का तात्पर्य ये था कि लोकसभा यानी केंद्र को देखा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव आपको याद होगा धीरेन्द्र जी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई इलाका नहीं छोड़ा था जहाँ पे उन्होंने चुनाव प्रचार न किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता है कि विधानसभा चुनाव हम भले ही हारे लेकिन ये तैयारी लोकसभा की है, क्योंकि कर्नाटक के भीतर भी देखिए 28 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरे साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा सीटें उसके पास वहाँ पे है। जहाँ तक मुझे याद है करीब 26 सीटें वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की झोली में। तो जो कैंपेन का स्टाइल है, जो स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी का, उसका कोई मुकाबला मौजूदा वक्त में किसी भी पार्टी के पास नहीं है।